हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे सीए फाउंडेशन की। सो दिस इज दिव्यांग ज्ञानचंदानी, ऑल इंडिया रैंक 25th इन सीए फाउंडेशन। जो अकाउंट्स आप जिनसे पढ़ते हैं, अंकित ज्ञानचंदानी, मैं उनका यंगर ब्रदर हूं एंड मैं आप लोगों का पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन डील करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद मैं आज आपके साथ अपना पहला चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आओ जी। सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, यह है हमारा पेपर नंबर 3। आ रहा है ना, आपको नजर आ रहा है जी। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 है। क्या है इसमें? मैथमेटिक्स। तो बच्चों, नाम में तो दिखता है कि सिर्फ होगा मैथमेटिक्स, पर रियल सेंस में खाली मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें आपके 3 पार्ट आते हैं। पार्ट नंबर ए, ठीक है जी, फिर आएगा आगे पार्ट नंबर बी और फिर आगे आएगा पार्ट नंबर सी। 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है यह है प्योर मैथमेटिक्स। सर, प्योर मैथमेटिक्स मतलब? मैंने कहा भाई, प्योर मैथमेटिक्स का मतलब है जो तुम पढ़कर आ चुके हो क्लास 6th से लेकर टिल 12th। जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहां पर आएंगी, क्लास 6th से लेकर 12th तक। ठीक है जी। आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, वो मेरी फोटो के पीछे छिप गया होगा। ओके। पार्ट बी, पार्ट बी क्या है जी? पार्ट बी है मेरा लॉजिकल रीजनिंग। ये जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो वाला पार्ट है, पर सीए में भी डाल दिया गया। एलआर, जिसको घर का नाम क्या है? एलआर, एलआर के नाम से लोग जानते हैं। और पार्ट सी है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये वही वाली स्टैटिस्टिक्स है जो बच्चों ने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स आता था, वहां पर आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई हमारी पहली बात। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं दूसरी बात। ये पेपर आपका टोटली पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। सर, ऑब्जेक्टिव टाइप है मतलब? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है जैसे आपको अकाउंट्स और लॉ में पूरे पूरे आंसर लिखकर आने होते हैं, यहां पर ऐसी चीज नहीं है। ये एमसीक्यू जैसा होता है, 4 में से एक आंसर ठीक होगा, उसे टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी। तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको एवरी करेक्ट आंसर के लिए। 1 मार्क होगा आपका एवरी करेक्ट आंसर के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बेटा ऐसी बात है, पेपर में मजे मत लेना, जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करके आना। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग करी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी। तीसरी चीज, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें पार्ट ए, पार्ट ए कौन सा हो गया आप लोग मुझे बताओगे? पार्ट ए हो गया प्योर मैथमेटिक्स, वो आएगा 40 मार्क्स का। ओके बच्चों। इसके बाद आएगा आपका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। ये क्या है? ये है एलआर। ये क्या था? ये था मेरा प्योर मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या आएगा? तो भैया पार्ट सी है अगेन 40 मार्क्स। इसमें क्या होगा? इसमें होगी मेरी स्टैटिस्टिक्स। इस हिसाब से पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी बात और करूं तो पार्ट ए में क्या क्या टॉपिक है? तो पार्ट ए में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, देखो जी। सबसे पहला टॉपिक है आपका रेशो। आप जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब आप रेशो जैसी चीजें पढ़ते थे, स्कूल वाली मैडम आपको पढ़ाती थी, बच्चों बताओ 2:3 क्या होगा, 4:5 क्या होगा, ऐसी चीजें। ठीक है जी। अब इसमें रेशो के साथ और भी चीजें आ गई, जैसे प्रोपोर्शन, लॉग के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब मैं डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस तो यहां डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। एक आपका चैप्टर था जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे, एलपीपी। एलपीपी का मतलब क्या होता था? लीनियर इनइक्वालिटी के हमने ग्राफ वगैरह बनवाए थे, है ना जी। वो भी यहां आएगा। पर ऐसा नहीं है सारा पीछे पीछे का पड़ा हुआ आएगा, कुछ नया भी आ सकता है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा चैप्टर है जो आपको पूरे सीए कोर्स में बहुत हेल्प करेगा, फाउंडेशन में भी, सीए इंटरमीडिएट में भी, और फाइनल में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। ओके जी। फिर आपने 11th क्लास में और भी चीजें पढ़ी हैं जैसे सेट, फंक्शंस, ये सब चीजें। सर सर हमने ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, गंदा सा टॉपिक होता था सर, वो भी आएगा? हाँ मेरे भाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने इससे पीछा छुड़वा लिया 12th में, तो ये बात तो छोड़ दो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी आएगा, और भी काफी सारी चीजें। मुझे लगता है अभी के लिए ये इनफ है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर, आप आगे बढ़िए। सर आप हमें बताइए पार्ट बी में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो मैंने बोला आओ जी देखते हैं। पार्ट बी है आपका एलआर। एलआर में आपके 4-5 चीजें हैं। उन 4-5 चीजों में क्या, जैसे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब, एक लड़का है वो पॉइंट आउट करके एक फोटो में कहता है कि भैया इसकी मम्मी का, भाई का, पापा का ये मेरा रिश्ता है, बताओ मैं उसका क्या लगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके ब्लड रिलेशन वाले। ओके जी। फिर इसमें आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट। कोई बात नहीं, डायरेक्शन टेस्ट भी करेंगे। मैं हूं दिव्यांक, मैं गया नॉर्थ में 200 किलोमीटर, फिर मैं राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर सीधा मुड़ गया, बताओ मैं कौन से डायरेक्शन में देख रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। फिर आपकी इसमें सीरीज भी आएगी। ओके जी। और भी कुछ पार्ट है इसमें, तो और भी इसमें पार्ट है। एक आएगा सिलोजिज्म के नाम से, हालांकि अब वो कट चुका है या नहीं कट चुका उसके बारे में मैं आपके साथ बाद में अच्छी खासी चर्चा करूंगा कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम जो भी पढ़ रहे हैं बस एक सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक रूपरेखा बना रहा हूं पूरे के पूरे सिलेबस की। ओके जी। और भी कुछ इसमें आएगा क्या, एक चीज और आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट। सर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब, सिटिंग अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसे हम बचपन में 11वीं कक्षा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीजें पढ़ते थे। ओके जी। ओके जी। आ जाओ आगे बढ़े। फिर आएगा आपका इसके बाद पार्ट सी। पार्ट सी है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स से तो भैया बच्चा बच्चा वाकिफ है। क्या क्या चीजें होती हैं आप लोग बताओगे? एक होगा मीन, एक होगा मीडियन, एक होगा मोड। बताओ जी कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो ये तो सर हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमें अच्छे से आता है। फिर एक होगा प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी भी आता है। फिर एक होगा स्टैट्स में पढ़ा था बचपन में, इंडेक्स नंबर, 11वीं क्लास की मैडम पढ़ाती थी इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। ये सारी चीजें हमारी वहां पे आएंगी। कुछ इसमें थ्योरी भी होगी, जो थ्योरी हमें पढ़नी है, जो पेपर के लिए रेलेवेंट है। तो मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों के बारे में अच्छे से पहले चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है। ये हो चुका मेरा सारा का सारा सिलेबस का ओवरव्यू। ये कितने मार्क्स का आता है? तो सर ये आता है 40 मार्क्स का। ठीक है। ये कितने मार्क्स का आता है? ये आता है मेरा 20 मार्क्स का। अच्छा, और सर प्योर मैथ्स कितने की आती है? प्योर मैथ्स आती है अगेन 40 मार्क्स की। 100 मार्क्स हो गए? हाँ सर 100 मार्क्स हो गए। एक चीज और, बेटा सारा का सारा सिलेबस 80 से 90% वही है जो मैं पुरानी क्लासों में पढ़ के आ चुका हूं। तो मेरे को यहाँ क्या करना है? मुझे यहाँ पर रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ चीजों को रिटेन करके रखना है। मेरे 100 में से 100 कहीं नहीं गए, पूरे 100 मार्क्स ला सकते हो, इतना ज्यादा स्कोरिंग ये है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करें, अब हम अपना चैप्टर चालू करें। अपना चैप्टर आज मैं आपके साथ रेशियो पढ़ाना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, और रजिस्टर के ऊपर हेडिंग डालिए। आज हम आपके साथ पहला चैप्टर डील करेंगे जिसका नाम है रेशियो। अब से आपकी नोटिंग चालू होगी। पहले जो भी नोटिंग थी भले वो आपने नहीं भी करी हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब से आपको एक एक चीज लिखकर चलनी है। तो आज मैं आपके साथ क्या क्या पढ़ूंगा, देखो जी, आज मैं आपके साथ पढ़ूंगा रेशियो। मैं पूरे का पूरा डिस्कस करूंगा रेशियो क्या होता है। फिर इसी चैप्टर में आगे प्रपोर्शन आएगा, और इसी चैप्टर में आगे इंडाइसिस, लॉगरिथम, ये सब आएंगे। तो मैं एक काम करूं, मैं एक बार आपको स्टडी मैट दिखाऊं। ये देखो बच्चों, ये स्टडी मैट है मेरा, जो मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। आपको दिख रहा होगा, ये इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा, और ये हम पढ़ेंगे। ये आपका पहला यूनिट है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग के क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पे। तो मेरे साथ साथ एक एक चीज आप लिखते हुए चलेंगे, और हम एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं हम अपने पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग विद रेशियो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर लिखो, और मेरे साथ साथ लिखना। मैं धीरे धीरे लिखूंगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को यह बताओ, व्हाट इज रेशियो?
रेशो क्या होता है भाई? हर बच्चे को पता है x:y रेशो है, 2:3 रेशो है। रेशो है क्या? तो रेशो है मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है रेशो बच्चों? रेशो है मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। किस चीज की सिंपलेस्ट फॉर्म? विद रिस्पेक्ट टू। एक काम करते हैं, इसको हटाओ, हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटीज, विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटी। ठीक है जी, ये हो गई मेरी इसकी पहली बात। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल 2:3, 4:5, ये क्या है? ये मेरी सारी की सारी रेशो होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं सेकंड का केस ए बना करके इसको लिखना, ठीक है, मैंने आपको बोला फाइंड रेशियो ऑफ 100 एंड 150। बताओ जी क्या रेशियो आएगी? आप लोग मुझे बताओ। तो आपने बोला सर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, बेकार बेकार सी चीजें बता रहे हो, 100 रखो अपॉन में 150 रखो, 100/150, ये कितना आ गया मेरा 5 2 जा 3 जा, तो रेशियो हो गई सर 2:3। सर इसमें क्या नई बात थी? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा बस यही पढ़ना है और आपको 100 नंबर लेकर के निकल जाना है सीए इंटर की तरफ। ठीक है बच्चों, आ जाओ अगली चीज पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ 2 kg एंड 150 ग्राम। अब बताओ अब कैसे निकालोगे? तो ऐसी बात है, जब भी हमारे रेशियो निकलते हैं तो रेशियो के लिए क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, बिना उसके आप काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 2 kg है और इधर है 150 ग्राम, तो रेशियो नहीं निकल सकता। तो पहले इसको एक में बनाओ, 2 kg को लिख दो 2000 ग्राम। क्यों? 1 kg होता है मेरा 1000 ग्राम के बराबर। ये बात तो हर बच्चे को पता होगी, ऐसा मैं मानता हूं। इधर हो गए 150 ग्राम। अब ये सेम क्वांटिटी में हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया 200:15। ठीक है, और कटेगा तो और बता दो, 5 3 जा 540, तो रेशो आ गया 40:3 का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो। सी, मैंने बोला फाइंड रेशियो, मैंने बोला फाइंड रेशियो ऑफ 2 kg एंड 5 लीटर। अब बताओ अब क्या होगा? आप कह रहे थे ना रेशियो आसान है, अब मेरे को बताओ 2 kg 5 लीटर, अब क्या करोगे? तो बच्चे ने बोला नो रेशियो पॉसिबल, इसका रेशियो निकल नहीं सकता। क्यों रेशियो नहीं निकल सकता? तो भाई साहब सीधा रीजन है, सेम क्वांटिटी में बन नहीं पाएगा। ठीक है, दीज टू क्वांटिटी कैन नॉट बी, these two quantity cannot be in same मेजरमेंट यूनिट, ये सेम मेजरमेंट यूनिट में आ नहीं पाएंगी, इसलिए रेशो नहीं निकाला जा सकता। तो पेपर में यह भी सवाल पूछा जा सकता है 2 kg और 5 लीटर का रेशियो बताओ। आप लिखकर मत आ जाना 2:5, आप लिखना या तो आंसर होगा नन ऑफ दिस या कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, यहां लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ये हो गया मेरा कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ जी, अभी तक कोई भी दिक्कत आपको लगी हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर आगे बढ़ो। ये क्या करा था हमने? ये लिखा था सेकंड पॉइंट। तो आओ अब मैं ऊपर चल रहा हूं और अब मैं यहां पर लिखूंगा आपके साथ थर्ड पॉइंट, और यहां से मेरी मेन डिस्कशन चालू हो रही है जो पेपर में आएगी। अभी तक हमने नॉर्मल नॉर्मल बातें करी थी। आ जाओ, तो सबसे पहले आप यहां मेरे साथ लिखोगे टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। अच्छा जी, रेशो की टाइप्स कितनी टाइप की होती है? तो यार रेशो की टाइप्स तो बहुत सारी टाइप की होती है, जिसमें आपका पहला आ गया डुप्लीकेट रेशो। सबसे पहला आ गया डुप्लीकेट रेशो। सर डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? मैंने कहा अभी बात करते हैं। देखो जी, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? तो डुप्लीकेट रेशो है, मैंने जानबूझ के पेन चेंज कर दिया, डुप्लीकेट रेशो ऑफ। अगर मैं आपको बोलूं A:B का डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप करोगे A² अपॉन में B²। ये होता है डुप्लीकेट रेशो। मतलब जो भी है मेरा रेशो उसका स्क्वायर कर दो। क्या बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आई। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं यहीं पर, मैंने आपको बोला फाइंड, दिख रहा है ना बच्चों? हाँ सर दिख रहा है। फाइंड डुप्लीकेट रेशो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5। तो बच्चा क्या बोलेगा? 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर,
ये आ गया 9/25 आंसर। बताओ जी, मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। तो डुप्लीकेट रेशियो के आगे क्या मैं यहां पर एक चीज लिख दूं ताकि मेरे को याद रहे, समरी जब मैं बनाऊं तो मेरे को याद रहे, स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशियो। जो आपकी रेशियो है उसका स्क्वायर कर देना तो काम बन जाएगा। पहली रेशियो हो गई मेरी डुप्लीकेट रेशियो। आओ जी आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट के बाद आपकी अगली रेशियो कौन सी होगी? तो अगली रेशियो होगी ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगली रेशियो है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब एक बात बताऊं, आधे बच्चों ने गेस कर लिया होगा, अगर डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर करना तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा? आओ जी लिखते हैं इसको भी, सेम तरीके से लिखेंगे, है ना। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या होगा? ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। डुप्लीकेट का मतलब होता है पावर डबल कर दो, ट्रिप्लीकेट का मतलब है पावर ट्रिपल कर दो। ओके जी। तो अगर मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दे दूं, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:2, बताओ जी क्या आएगा? आ जाओ, 1/2 क्यूब कर दो बस, 1/8 आ गया आंसर। तो कोई मुश्किल बात है क्या? कोई मुश्किल बात नहीं है भैया। आ जाओ। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो के आगे इसके बारे में बताओ मैं क्या लिखूं? तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशियो? एक एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे होले होले हमारा कोर्स भी टाइम से खत्म होगा और हम पढ़ते भी एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, आगे बढ़ूं, आ जाओ। ट्रिप्लीकेट रेशियो के बाद मैं आपके साथ जो अगली चर्चा करने जा रहा हूं वो है, आप लोग मुझे हिंट दो क्या होना चाहिए? सब डुप्लीकेट रेशियो। अब मैंने आपके सामने बोला सब डुप्लीकेट रेशियो, बोलो बोलो रे मेरे बच्चों, बताओ जल्दी क्या होगा? तो बच्चा बोल रहा है सर सब डुप्लीकेट, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं क्या होता होगा सब डुप्लीकेट का मतलब, सब डुप्लीकेट रेशियो होगी अगर ए इज टू बी की बोली जाएगी तो सर ये होगी रूट ए अपॉन में रूट बी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मैंने बोला भाई अगर डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर करना तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा? उसका रूट निकाल दो। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। अच्छा सर, बात तो समझ आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। मैंने कहा भाई सही बोलूंगा, पढ़ाने आया हूं तो सही बात करूंगा ना। आ जाओ, मैंने आपको बोला फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना, ठीक है। 9:16, तो बताओ क्या होगी 9:16 की? सर ऊपर 9 का रूट कर दो, नीचे 16 का रूट कर दो, तो ये हो गया 3/4। कोई दिक्कत है? ये आ गया 3/4। अच्छा जी, तो सब डुप्लीकेट के आगे अगर मेरे को कुछ लिखना हो तो मैं क्या बात लिख सकता हूं? मैंने बोला यहां लिख दो स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? ऑफ ओरिजिनल रेशियो। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? अभी तक तो सर सारा एकदम मस्त मक्खन की तरह समझ आ रहा है, मक्खन की तरह। आ जाओ जी फोर्थ पार्ट। अब ये आप बता दो मेरे को यार, कुछ तो आप भी बताओगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा आप लोग बताइए। तो मैंने बोला आओ लिखते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं नहीं यार, सीधा क्वेश्चन नहीं, पहले जैसे चला ना एकदम सेम फॉर्मेट में चलेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? हाँ चल गया। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। बताओ, बात क्लियर है? सर बात क्लियर है, जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में आपका क्या हो गया? क्यूब रूट। बस आगे सब लिखा होना चाहिए, वो बात आप देख लेना। ठीक है, आ जाओ जी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। तो आप लोग बताओगे बच्चों 8:27 का क्या होगा? एक सेकंड, इसको हटा दूं? हाँ ये हटा दो, आ जाओ। अब ध्यान से यहां लिखो ऐसे क्यूब रूट 8, और नीचे क्या आएगा? क्यूब रूट में 27। 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। 27 किसका? 3 का। ये आ गया आपका आंसर। मुश्किल है क्या? अरे मुश्किल नहीं है भैया, पूरी की पूरी मैथ्स आसान है, बस पढ़ाने वाला चाहिए और पढ़ने वाला चाहिए बस। ठीक है जी,
एक होती है हमारी पांचवी, फोर्थ लिखी थी ना ये, आ जाओ। एक होती है हमारी फिफ्थ। फिफ्थ क्या होती है? फिफ्थ होती है इनवर्स रेशियो। नाम से क्लियर है, इनवर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा यहाँ वो नहीं लिखा था ना मैंने, हाँ यहां पर ये भी लिख दो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा? क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट? ऑफ ओरिजिनल रेशियो। नोट्स ऐसे बनाओ ना कि पेपर से एक दिन पहले जब पढ़ो तो सारी बातें एक साथ इकट्ठी हो जाएं और सारी बातें याद आ जाएं। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब क्या है पहले वही लिख देते हैं। इनवर्स का मतलब है मेरा रेसिप्रोकल। ठीक है जी, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। मैं अगर आपको बोलूं आप निकालो इनवर्स रेशियो, ये आई है, मैं आई ऐसा ही बनाता हूं बच्चों। इनवर्स रेशियो ऑफ ए बाय बी क्या होगा? सर बी बाय ए होगा। बस क्या करा मैंने? अरे कुछ ना करा भाई, उल्टा कर दिया बस। तो अगर मैं आपको बोलूं इनवर्स रेशियो निकालो ऑफ 5/7, तो बच्चा क्या बोलेगा? 7/5। कोई मुश्किल काम है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ सिक्स्थ पढ़ते हैं। लास्ट, लास्ट टाइप ऑफ रेशियो, जिसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होती है? तो कंपाउंड रेशियो के आगे लिखो, नाम से क्लियर है, दो या दो से ज्यादा बने हुए रेशियो की। तो यहां होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फाइंड कंपाउंड रेशियो। मैंने आपको बोला बच्चों कंपाउंड रेशियो निकालो, किसका? ऑफ 3/5 एंड 4/5, एंड बीच में। तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर ये रहा 3/5 इंटू ये रहा 4/5, ये आ गया सर 12/25। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हाँ सर कह तो सही रहे हो, दिक्कत तो अभी तक की कोई भी नहीं है सर, सारा समझ आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात बताओ, अभी तक मैंने आपके साथ 6 रेशो के बारे में डिस्कस करी बातें, तो क्यों ना मैं इन 6 रेशो की आपको एक समरी बता दूं, सही रहेगा ना? तो समरी लिखते हैं रेड पेन से। रेड पेन से लिखी हुई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो हर कलर की अपनी इंपॉर्टेंस है। आ जाओ समरी बनाई। समरी में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सर आपने पढ़ाया डुप्लीकेट। अच्छा जी, फिर क्या पढ़ा? मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, ये आपको खुद भरना है, मैं नहीं भरूंगा। ट्रिप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट आ गया, ट्रिप्लीकेट आ गया, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया मेरा सब डुप्लीकेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा फिर तो 4 आया ना, 4 सब ट्रिप्लीकेट, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको क्या बोला? इनवर्स। और फिर मैंने लास्ट क्या बोला आपको? रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये गलत हो गया क्या? ये हटा दो भाई, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। रेसी नहीं, इनवर्स का तो रेसिप्रोकल हो ही जाएगा ना। लास्ट क्या था? कंपाउंड था, वो मैं उसका आंसर लिख रहा था नीचे, कंपाउंड रेशियो। ठीक है जी, आ जाओ जल्दी से सारे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। डुप्लीकेट में आप क्या करते हो? सर डुप्लीकेट में हम करते हैं स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट में क्या करते हो? सर हम करते हैं क्यूब। सब डुप्लीकेट में क्या करते हो? सर सब डुप्लीकेट में करते हैं स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहां क्या करते हो? रेसिप्रोकल। अच्छा लास्ट वाले में क्या करते हो? कंपाउंड में मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको एक समरी भी बता दी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर आप अब ना आप एक मसाला क्वेश्चन दो, है मसाला क्वेश्चन? सर एक मसाला क्वेश्चन दो जिसमें ना आप सारे के सारे डाल दो। तो एक सर हमें मसाला क्वेश्चन दो। मैंने कहा आओ जी लिखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है जी, आओ एक क्वेश्चन से हम आगे की बात पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला, ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको बोला फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, किसका कंपाउंड रेशियो निकालना है? ये कॉमा है बच्चों, ये कॉमा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये कॉमा है। ठीक है, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, सब डुप्लीकेट रेशियो, मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन लिख लो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। थर्ड में लिखो ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं पूरा, और ये हो गया इनवर्स, एंड इनवर्स ऑफ 3/4। इनवर्स रेशियो लिखना चाहिए था यहाँ, तो पूरा सही सही लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हाँ बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया इनवर्स रेशियो ऑफ 3/4।
ठीक है जी। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन पढ़ के आप क्या समझे। मेरे को कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9, ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका और इनवर्स रेशियो इसका। ठीक है, आओ जी आंसर करते हैं। तो आंसर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखो आपको कंपाउंड रेशियो किस किस का निकालना है। अभी मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको कोई शॉर्ट चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, फिर क्या था? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट किसका? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। फिर क्या था? फिर था सर ट्रिप्लीकेट। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं? हाँ, आ जाओ। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3। और लास्ट में क्या था? तो सर लास्ट में था सब मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, इनवर्स रेशियो ऑफ 3/4। बच्चे ने पूछा सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? तो बेटा क्वेश्चन की ना पहली लाइन पढ़, कंपाउंड रेशियो निकालना है और कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 बताओ क्या होगी? 1/4 स्क्वायर कर दिया। सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9, तो 4 का क्या करोगे? सब है, सब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट का मतलब 1 का 1, 3 का 9, और इनवर्स रेशियो 3/4 का हो गया 4/3। बस इसको काट के हल्का कर दो और आंसर निकाल दो। कैसे कैसे हल्का होगा भाई? 4 से 4 हल्का होगा, बस, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर आ गया 2, नीचे 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताओ। अब देखो, यहां मैंने जानबूझ के एक चीज आप लोगों के साथ टेस्ट करी। तो भाई साहब मैंने इसमें जानबूझ के गलती करी। ट्रिप्लीकेट रेशियो है 1/3 का, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या आएगा आप लोग मुझे बताओ। ये आएगा 1 और नीचे आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 इंटू 27 होगा नीचे, इसको हटा दो। हाँ, कितना आएगा? 9 इंटू 27। तो ये कितना आ गया? 2/243। ये मेरा आंसर आ गया। बताओ जी, था मसाला क्वेश्चन? अरे सर क्या सर सूखा सवाल कराते हो सर, बेकार सा क्वेश्चन। मैंने कहा अच्छा जी आ जाओ, एक हम और क्वेश्चन करते हैं, सुपर मसाला क्वेश्चन। ठीक है जी, आ जाओ एक क्वेश्चन अपन और करेंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दूंगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे से पहले कौन करके देगा। जो मेरे से पहले करके देगा वो अच्छा बच्चा क्लास का। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, किसका कंपाउंड रेशियो निकालना है? अब की बार मैं डायरेक्ट करूंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। अभी तक आप देखोगे तो सवाल आपका शायद सेम ही चल रहा होगा, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3, और मैंने लास्ट में लिख दिया एंड 2/5। अब देखते हैं कौन करता है ये सवाल। ये 1/3 है, ठीक है जी। आ जाओ देखते हैं आंसर। सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 क्या होगा? 1/4। सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9 क्या होगा? 2/3। ट्रिप्लीकेट 1/27, कोई दिक्कत नहीं। यहां बताओ, यहां बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होंगे। वो क्या करते हैं, मैं गलती बता रहा हूं, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, वो लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो इन दोनों का। कैसे? बच्चा ये करता है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/5, मतलब पहले वो निकालेगा 2/15 और फिर इसका क्यूब करेगा ऐसे। पर ये गलती है, ये डेंजर है, सावधान इंडिया, ये काम नहीं करना। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरे के बाद ये सब में कॉमा था, यहां लास्ट में लिखा है एंड 2/5, मतलब 2/5 अलग है, तो 2/5 को यहां सीधा मल्टीप्लाई करना है। मतलब वो कह रहा है डुप्लीकेट रेशियो लो 1/2 का, सब डुप्लीकेट रेशियो लो 4/9 का, ट्रिप्लीकेट रेशियो लो 1/3 का, एंड 2/5, मतलब 2/5 अलग टर्म है, उसे इसके साथ जोड़ो मत। ठीक है जी। अब इसको काट के हल्का करो, तो 2 से ये गया, मतलब ऊपर के 2 2 जा 4, ये चला गया, तो नीचे क्या आ गया? 1/9, 9 नहीं सॉरी, ये कितना है, इसको हटाओ। 1/में 5 3 जा 15, 15 इंटू 27, 15 इंटू 27, तो ये कितना आ जाएगा? 1/405। ये वाला पार्ट मेरा गलत है। तो मैं आपको ये बात समझा रहा था, असल में होता क्या है, तो मैं आपको ये बात बता दूं। बेटा क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट बना लो। क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर में कुछ नहीं है, आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। क्वेश्चन लिखा नॉर्मल, लास्ट में 2/5 का मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो के साथ नहीं था। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर, आप बिल्कुल सर आगे बढ़ो सर, किसने मना करा? आ जाओ सर आगे बढ़ो। तो ये मेरी कौन सी टाइप चल रही थी? अगर मैं ऊपर से देखूं तो थर्ड पॉइंट में मैंने टाइप ऑफ रेशियो लिखे थे, उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन करा। आओ जी आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। अब मैंने बोला देखो, रेशियो होता है ए बाय बी, ठीक है जी, रेशियो होता है ए बाय बी, पर रेशियो में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है ए बड़ा हो बी से, ठीक है, हो सकता है ए और बी बराबर बराबर हो, या ये हो सकता है ए छोटा हो बी बड़ा हो। ये तीन केस मेरे बन सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है मेरा डिनोमिनेटर से तो मैं इसको बोलता हूं ग्रेटर इन इक्वालिटी। पहली बात, ये इक्वल नहीं है, और ग्रेटर क्यों बोला? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ग्रेटर है इनइक्वालिटी। आप सॉल्व करके देख लो, जैसे मैंने आपको बोला 3/2, ये सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। अगर 1 से ऊपर आ रहा है तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी होती है। ए इक्वल टू बी में तो कुछ है ही नहीं, ये तो इक्वालिटी है, दोनों बराबर है तो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 4/4, 1 आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको बोला जाता है, इसको ना आप ठीक कर लेना कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो ये लिखा हुआ था मैंने एरो डाल के ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? ये है मेरी लेसर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी का मतलब जो जनरल केस होता है मेरा फ्रैक्शन का 3/4, मतलब जिसको सॉल्व करने पे मेरा 1 से कम आ रहा है। तो अगर सॉल्व करने पे मेरा 1 से कम आ रहा है तो उसे बोलते हैं लेसर इनइक्वालिटी। 1 आ जाए तो उसे बोलते हैं इक्वालिटी, 1 से बड़ा आ जाए तो उसे बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये थ्योरेटिकल बात ही हमें पता होनी चाहिए। आ जाओ जी आगे बढ़े। फिफ्थ बात, फिर मैंने बोला रेशो भी और भी दो टाइप्स में होते हैं। कैसे? अगर रेशो में आप इंटीजर यूज कर रहे हो, इंटीजर का मतलब -2, -1, 3, 5, 100, 1000 ऐसे नंबर, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कमेंसरेबल। कमेंसरेबल बोलते हैं वैसे, कमेंसरेबल, ठीक है, कमेंसरेबल। ये आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी के फॉर्म में कि 2/3 बताओ क्या है। तो 2/3 में अगर आप देखोगे दोनों मेरे इंटीजर हैं तो ये हो गई कमेंसरेबल फॉर्म। पर अगर इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर का मतलब, तो इसको हम बोलते क्या है? पहले इसको बोलते हैं इनकमेंसरेबल। इसको हम क्या बोलते हैं? तो भाई लोग इसको हम बोलते हैं इनकमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल जैसे एग्जांपल के तौर पर √3/√7, आप देख लो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर जितने होंगे वो सारे क्या है? कमेंसरेबल फॉर्म। इंटीजर नहीं है, जैसे मेरे रूट के अंदर ऐसे नंबर जो 1 पॉइंट बनकर आ रहे हैं, या इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं 1.5, 2.78, क्या ये भी मेरा ये इनकमेंसरेबल है? हाँ भाई, ये भी मेरा इनकमेंसरेबल है क्योंकि ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल आगे बढ़ो। सर ये तो ना बिल्कुल मतलब मस्त मक्खन चल रहा है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। बस मैंने कहा आगे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। सिक्स्थ मैंने बोला कॉन्टिन्यू रेशो। तो कॉन्टिन्यू रेशो क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे A/B/C ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसको आप क्या बोलते हो? तो इसको आप बोलते हो रेशो ऑफ 3 और मोर नंबर्स। जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यू रेशो। एग्जांपल के तौर पर 5:6:7, राम के पास 5 रुपए, शाम के पास 6 रुपए, बाबू भैया के पास 7 रुपए, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जी, सर इसके ऊपर ना एक सवाल कराओ सर, कोई जो एग्जाम में सवाल आया हो ना सर, वैसा कोई सवाल बनाओ और वैसा सवाल कराओ। मैंने कहा आ जाओ जी देखते हैं। मैंने आपको बोला इफ रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ रेशियो ऑफ A/B इज 2:3, A/B का रेशियो है 2:3 एंड B/C का रेशियो है आपका 4:5। मैंने बोला फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड A/B/C। ए बी का रेशो अलग है, बी सी का रेशो अलग है। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं पेपर में? जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि आप जल्दी कैसे करोगे। आ जाओ, सबसे पहले लिखो A/B क्या है? A/B है मेरा 2/3। फिर इसी के नीचे लिखो B/C क्या है? 4/5। अरे भाई ये तो A है ना, अगर ये A है, A और C तो अलग है पर B तो सेम है, तो इसको सेम कैसे बनाया जाए? देखो यहां B के पास क्या है? यहां B के पास है 3, यहां B के पास 3 है, तो नीचे वाले नंबर को 3 और 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है।
यहां बी के पास क्या है 4, तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 4 और 4, समझ आया। जो कॉमन है, कॉमन जो था यहाँ 3 था तो नीचे से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन पकड़ लो और फिर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आया 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, ये क्या आया 12 और 5 3 जा 15। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि बी मेरा सेम हो जाए, बी सेम हो गया तो रेशो क्या बना बाबूजी, रेशो बना A:B:C 8 12 15। बताओ जी आसान है सर, सवाल तो आसान है सर, एक सवाल ना हमें दो सर करने को। अरे नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं सर एक सवाल हमें दो करने को, एक सवाल हम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, एक आपने करा एक हमें दो। मैंने कहा आ जाओ जी, एक और सवाल देता हूं ये आप लोग करोगे। रेशो ऑफ ए एंड बी है 3:5, ये आपको करना है मुझे नहीं करना, और बी और सी है 2:5। मैंने बोला ए बी सी, रेशो निकालो। अच्छा जी कैसे निकलेगी, आ जाओ मेरे साथ साथ करो, आ जाओ। A/B 3/5, B/C 2/5। क्या करोगे, यहां B के पास 5 है तो नीचे 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां पर B के पास 2 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले पे करना होता है मल्टीप्लाई। ये आ गया 6/10, यह आ गया 10/25, तो रेशो हो गई 6:10:25। आप लोग बताएंगे आसान या मुश्किल। एक बात बता दूं बेटा, पेपर का सवाल है, पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे को बस शॉर्टकट ट्रिक पता होनी चाहिए और हम करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मेरे से बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। 6 हो गया, आ जाओ 7th पढ़ते हैं। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है सर, मैंने बोला मेरे को रेशो निकाल कर बताओ 15:25 का। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये लो 15:25 का रेशो निकलेगा, 15 25 5 3 जा 5 5 जा, सर रेशो आ गया 3/5। मैंने कहा बेटा रेशो आपने निकाला 3/5, अब मेरे को एक बात बताओ, ये था 15/25, आपने 15/25 से बना दिया 3/5, ये कैसे बनाया 3/5 में ये जानना चाहता हूं। तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, इसमें एक कॉमन फैक्टर था 5, एक कॉमन फैक्टर था 5 है सर हमें तो नहीं दिखा कैसे आया कॉमन फैक्टर। मैंने कहा एक बात बताओ, 15 को आप लिखोगे 5×3, सही बात है, 25 को आपने लिखा 5×5 और ये 5 आपने काट दिया और आप इस पे पहुंच गए 3/5 पे, सही बात है। तो जब भी मेरे को ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशो पे पहुंचना होता है तो मैं कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करता हूं, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आ जाओ उसको नीचे लिख लेते हैं अंग्रेजी में, तो मैं क्या लिखूं, वी नीड टू एलिमिनेट, वी नीड टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, फिनिश करना। क्या फिनिश करूंगा मैं, वी नीड टू एलिमिनेट या फिनिश कॉमन फैक्टर, मुझे कॉमन फैक्टर हटाना पड़ेगा कब, व्हेन अराइविंग टू रेशो, जब मेरे को रेशो की तरफ जाना है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिनल क्वांटिटी। अगर ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशो की तरफ जाना है, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 15/25, मुझे जाना है रेशो पे, तो मेरे को कॉमन फैक्टर को हटाना पड़ेगा। अच्छा जी बात समझ आ गई। तो सर क्या मैं इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मैं रेशो में मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन फैक्टर, अगर मैं रेशो में मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन फैक्टर, तो सर मैं अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी पे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। देख लो जी रेशो क्या आया था आपका, रेशो आया था 3/5, अगर मैं 3/5 में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा ओरिजिनल क्वांटिटी पे जो कि थी 15/25, ठीक है जी। तो एक मेरे को यहां से नोट पता चल गया, क्या नोट पता चल गया, मेरे को यहां से दो नोट पता चल गए। क्या, अगर मेरे को जाना है ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशो पर, अगर मेरे को जाना है ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशो पर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट कॉमन फैक्टर। तो भाई ऐसी बात है कॉमन फैक्टर को कर दो एलिमिनेट, ठीक है। पर अगर मेरे को जाना है रेशो से ओरिजिनल क्वांटिटी पर, मेरे को रेशो से जाना है ओरिजिनल क्वांटिटी पर, तो आप बताओ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, नहीं तो आगे चले, ठीक है जी। सर बिल्कुल समझ आ गया सर, मजा ही आ गया सर, आप आगे बताओ। तो मैंने कहा आ जाओ जी एक एग्जाम का हम धांसू सवाल करते हैं, ठीक है जी।
एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए एंड बी, ए और बी के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें पहले से दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है डेली अर्निंग। सबसे पहले आपको दे रखा है डेली अर्निंग कितनी है, 4:5 के रेशो में। और इनका डेली का खर्चा कितना है, डेली एक्सपेंडिचर कितना है, तो डेली एक्सपेंडिचर भी आपको रेशो में दे रखा है 7:9। ठीक है। आपको सेविंग दे रखी है कि हर दोनों बंदे सेविंग करते हैं 50 रुपए की, 50 ईच, 50-50 रुपए की सेविंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल क्वांटिटी, ये है मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी। आप बताओगे ये क्या था, ये था रेशो, ये था मेरा रेशो। नीचे वाली क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी। जान के फिंगर बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये तो मैंने अपनी समझ के लिए बताया था ना। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों के इनकम और एक्सपेंस निकालो। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने रख दिया सवाल। कैसे करेंगे आप मेरे को बताएंगे। तो सर ऐसा है, अभी ना आपने मेरे को बताया था, मैं इसको ऐसे कर दूं थोड़ा, दिख रहा है ना आपको, हाँ सर दिख रहा है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले सर रेशो में अगर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आप ओरिजिनल क्वांटिटी पे पहुंच जाते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, पहला रेशो क्या था, 4:5। तो मेरे को एक बात बताओ, लेट कॉमन फैक्टर, अगर मैं कॉमन फैक्टर ले लूं अर्निंग का x, अगर मैं कॉमन फैक्टर अर्निंग के लिए ले लूं x और कॉमन फैक्टर किसके लिए, एक्सपेंडिचर के लिए ले लूं y, अब कैसा रहेगा। तो बताओ अर्निंग का रेशो क्या है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया, अब आप यहां मेरे को बताते हुए चलो। अर्निंग का रेशो क्या है, 4:5। इसका अगर कॉमन फैक्टर x है तो ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई 4x और 5x, पहली इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला दूसरा क्या था, एक्सपेंडिचर का रेशो है 7/9, कॉमन फैक्टर है y/y, तो ये क्या हो गया 7y/9y। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, अब एक बात आप मेरे को बताओगे, मैंने इनकम के बारे में आपको बता दिया, ये क्या थी, इनकम या अर्निंग, और ये थे मेरे एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इनकम क्या होती है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो मेरे को पैसे मिलते हैं या तो मैं खर्चा करता हूं या मैं बचत करता हूं, सही बात है। तो इनकम क्या थी, इनकम थी मेरी 4x/5x, यहां लिखो 4x/5x। एक्सपेंडिचर क्या था, 7y/9y, और दोनों 50-50 रुपए की सेविंग कर रहे थे, यहां जोड़ दो 50-50 रुपए, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर सकते हो, कैसे सॉल्व होगी, x से x गया, 4/5, 7y + 50, 9y + 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36y और 4 5 जा 200, 450 जा 5 7 जा 35y और कितना आ गया 250। तो 250 में से 200 जाएंगे, यहाँ पूरा लिख दूं एक बार, ये लो, यहाँ बचेगा 50 और यहाँ आ जाएगा 36y में से 35y, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 50। और अगर y की वैल्यू 50 है, इसमें से कहीं पर भी आप डाल दो, जैसे मैं यहाँ पर एक जगह वैल्यू डालकर भी दिखाऊं, 4x की वैल्यू थी 7y + 50, ये देखो 4x की वैल्यू थी 7y + 50, तो यहां अगर मैं लिख दूं 4x = 7y + 50, या आपका जैसा मन करे आप वैसे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो 7 × 50 + 50, ये हो गया 35, 350 + 50, 4x, तो x की वैल्यू आ गई 400/4, x आ गया मेरा 100। ठीक है जी, क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में उसने मेरे से दो चीजें पूछी थी, फाइनल आंसर। जाहिर सी बात है पेपर में हम इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले लॉजिक तो समझ लो। इनकम, तो आप मेरे को बताएंगे इनकम कितनी कितनी रही, ए की कितनी, बी की कितनी, और उसने मेरे से पूछा था एक्सपेंडिचर, ए का कितना, बी का कितना। तो पहले इनकम की बात करते हैं। ये देखो इनकम कितनी थी, 4x/5x, यहां लिख लो 4x और 5x, x की वैल्यू थी 100, तो इनकम हो गई 400 और 500। एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था मेरा 7y और 9, है ना, आ जाओ यहां लिखे 7y और 9, 7y और 9y,
तो 7 इंटू में y की वैल्यू क्या थी 50, 9 इंटू में y की वैल्यू क्या थी 50, ये हो गए 350 और ये हो गए मेरे 450। कोई दिक्कत? आप देख सकते हो 400 में से 350 जाएंगे 50 की सेविंग, 500 में से 450 जाएंगे 50 की सेविंग। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो बेटा ये थे मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब एक बार आ जाओ फटाफट हम रिवाइज करते हैं और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा। यहां से अपना चालू हुआ था भैया, रेशो क्या होता है? रेशो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू। 100 150 का रेशो निकाला जा सकता है, 2 kg 150 kg निकाला जा सकता है, क्योंकि सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहां कोई सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है तो नहीं निकल सकता। डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल रेशो का स्क्वायर कर दिया जाए। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब ओरिजिनल रेशो का क्यूब कर दिया जाए। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बोला? इसके बाद मैंने आपको बोला सब डुप्लीकेट रेशो, ओरिजिनल का स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ओरिजिनल का क्यूब रूट कर दिया जाए। इनवर्स, ओरिजिनल को उल्टा लिख दो। कंपाउंड, दो रेशो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गई हमारी समरी, ये हो गई हमारी समरी जो पेपर के टाइम पर काम आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर हमने क्वेश्चन करा, नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन। पर इस क्वेश्चन में मेरे को आपको एक बात समझानी थी। यहां ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1/3 लिखा है, तो 1/3 का ट्रिप्लीकेट रेशो निकलेगा। 2/5 ऐसा ही चलेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। ये डेंजर था, ये मेरा क्या था? डेंजर। ठीक है जी, फिर मैंने आपको बोला अगर रेशो को काटने पे 1 आ जाए तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, 1 से बड़ा आ जाए जैसे 1.5, एग्जांपल है 1.5, तो ये हो गई मेरी ग्रेटर इन इक्वालिटी, एक से बड़ा आ रहा है। 1 से छोटा आ जाए तो ये हो गई लेसर इन इक्वालिटी, यहां लिख दिए। ठीक है, करके दिखा दूं ना ऐसे लाइनें बना के, कंफ्यूज मत हो ना इससे। और ये वाली 1/5 जाएगी मेरी यहां। ठीक है, पहले बता दिया था, अब उसकी रिवीजन भी करा दी। आगे बढ़े। तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के बेसिस पर होते हैं कमेंशरेबल और इनकमेंशरेबल या नॉन कमेंशरेबल। ठीक है, कंटिन्यू रेशो जो कंटिन्यू बेसिस पर चलता हो, उसके बेसिस पर हमने दो सवाल करे जो कि पेपर में आते हैं। ऐसे सवाल जो कॉमन है उस बेसिस पर कर दो। फिर मैंने बोला ओरिजिनल क्वांटिटी से अगर जाना है आपको रेशियो पर, तो कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बेसिस पर हमने एक सवाल भी कर लिया। ठीक है जी, अब आप निकाल लो अपना सीए वाला स्टडी मैट जो आपको मिला हुआ है, बुक्स मिली हुई है, मैं भी निकाल रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैंने भी निकाल लिया, आप लोग भी अपने साथ निकाल लीजिए। ये आप आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 1A। मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, 1A है आपकी होमवर्क। तो सर आप क्या कराओगे? पहले यहां लिख लो एक्सरसाइज 1A, ये है होमवर्क। पर इसके जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। तो इसके हम करते हैं जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। कौन से अच्छे सवाल हैं? सॉरी, ऐसे क्वेश्चन 11th तक मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको जो नॉर्मल थे, आप कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है A:B है 3:4 और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा? इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा? A:B दे रखा है मेरे को 3:4 और मेरे को उसने बोला है 2A + 3B अपॉन में 3A + 4B की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कुछ नहीं करना, A की जगह 3 लिख दो, A की जगह 3 लिख दो, B की जगह 4 लिख दो। A की जगह 3, B की जगह 4, A की जगह 3, B की जगह 4, सॉल्व कर दो। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आंसर आ गया 18/25। चेक कर लो क्या 18/25 हमारा, ये तो चला ही गया पूरा। रुको, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, इधर आ जाओ। 18/25 हमारा आंसर है। हाँ जी, 18/25 हमारा आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था? 12th। ये रहा 18:25 हमारा आंसर है। डी आंसर इसका माना जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर कौन सा हो गया? डी पार्ट। आगे बढ़ू। 12th के बाद हमें करना है 13th क्वेश्चन। आ जाओ जी, 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन। टू नंबर आर इन रेशियो 2:3, दो नंबर 2:3 के रेशियो में है। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन रेशियो 3:5। बेटा वैसे तो मुंह जबानी सवाल हो सकता है, पहले बताओ क्या 16:24 2:3 के रेशियो में है?
हाँ जी, 16:24 2:3 के रेशो में है। अगर मैं दोनों में से 4 माइनस कर दूं, ये देखो, अगर मैं दोनों में से 4 माइनस कर दूं 16 और 24, तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये 2:3 के रेशो में है। हाँ भाई, ये 2:3 के रेशो में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोनों में से 4 माइनस कर दूं, इसको हटाओ, हाँ 2:3 के रेशो में है। मैं अगर दोनों में से 4 माइनस कर दूं तो 16 में से 4 जाएंगे 12, यहाँ आ गया 20। क्या है 3:5 के रेशो में आ गए? हाँ जी, ये 3:5 के रेशो में आ गए। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये हो गई शॉर्टकट ट्रिक। पर मेरे को शॉर्टकट नहीं, कोई बच्चे बोले सर अच्छे से बताओ कैसे होगा, तो ये देखो, रेशो ऑफ नंबर, नंबर का रेशो क्या था 2:3। अगर कॉमन फैक्टर x होता, अगर मेरा कॉमन फैक्टर होता x, तो आप क्या करते? आप बोलते रेशो हो गया 2x और 3x। ठीक है, दोनों में से 4 हटाओ, 4 हटाने के बाद रेशो आना चाहिए 3:5। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ओरिजिनल नंबर में से 4 हटाओ तो 3/5 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, 10x में से 9x गए x और ये आ गया 8। अगर x मेरा 8 है तो मेरा 2x और 3x था ओरिजिनल रेशो, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 और 3 इंटू में 8, है ना। तो 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, नंबर हो गया 16:24। नंबर हो गए एक 16 एक 24, दो नंबर थे ना 16 और 24। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो शॉर्टकट से, और लिख के कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर आगे बढ़ सकते हो। तो आ जाओ 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। ठीक है, 2:7:11 में है क्वेश्चन नंबर 14। वैसे आप खुद कर सकते हो, रेशो है 2:7:11। अगर 11, सॉरी ये हटा दो। ठीक है, अगर कॉमन रेशो मैं बोलूं x है, तो एंगल्स कितने हो जाएंगे 2x प्लस 7x प्लस 11x। तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है मेरा 180 डिग्री। सही बात है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 11 और 7 18, 18 और 2 21, 2 7 11 ही थे ना। हाँ, तो 7 और 2 9, कितना आ रहा है 11 और 7 18 और 2 20, 20x इक्वल टू 180। x आ गया मेरा 9। अगर मेरा x 9 है तो बताओ, पहला एंगल था 2x, फिर था 7x और फिर था 11x, तो ये कितना हो गया 18 डिग्री, ये हो गया 63 डिग्री और ये हो गया 99 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो आप बताओ मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, 14th भी हो गया अपना। आगे बढ़े, आ जाओ जी। 15 आप खुद कर लेना, 15 वैसा ही है। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में गलती होने की हो सकती है, संभावना हो, पर हम करेंगे और हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 16th क्वेश्चन, आनंद भाई साहब हैं, आनंद भाई साहब 80 रुपए कमा रहे हैं 7 घंटे में। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और दूसरा बंदा है प्रमोद, प्रमोद भाई साहब कमा रहे हैं 90 रुपए इन 12 घंटे। ठीक है जी, उसने बोला रेशो बताओ। क्या रेशो ऐसे हो जाएगी 80:90? भाई ये गलत है, ऐसे रेशो नहीं होती कभी भी। सबसे पहले आप ये देखो, आनंद एक घंटे में कितना कमा रहा है। तो आनंद एक घंटे में कमा रहा है, अगर 7 घंटे में 80 रुपए, तो एक घंटे में हो गए 80/7। प्रमोद एक घंटे में कितना कमा रहा है 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे के, तो एक घंटे के हो गए 90/12। अब ये एक एक घंटे का आ गया, अब ये सही फॉर्म में आ गया। अब आप रेशो निकालो, 80/7 अपॉन में 90/12, मतलब ये हो गया 80/7 इंटू में 12/90। कुछ कट रहा है तो बताओ, ये गया 0 से 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, और कुछ कटेगा क्या, 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है, 8 4 जा 32 और 7 3 जा 21। ये आ गया मेरा आंसर। अब मेरा आंसर ठीक है, क्या आपको समझ आया? यहां गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ जी। 17 क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 है, उनका डिफरेंस 105 है। तो बोला नंबर्स बताओ क्या होंगे। तो वैसे तो आप शॉर्टकट ट्रिक से सीधा भी कर सकते हो, पर ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए करेंगे। ठीक है, आ जाओ। 17 रेशो कितना? भाई साहब रेशो है 7:10 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशो है 7:10। कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर x ले लूं अगर मैं कॉमन फैक्टर x ले लूं तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 7x और 10x। सही बात है।
अच्छा, उसने डिफरेंस बोला था, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना था दोनों नंबर का, वो था 105। तो बताओ डिफरेंस 7x माइनस 10x होगा या 10x माइनस 7x होगा? भाई डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव में, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा जब ही डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना, तो ये होगा, ये नहीं हो सकता, वरना डिफरेंस नेगेटिव में चले जाएगा। तो ये आ गया 3x, ये हो गया 105, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 35, और अगर x 35 है तो नंबर हो गए मेरे, एक नंबर था 7x, एक नंबर था 10x। 7 इंटू 35 245, ये हो गया 245, और ये हो गया मेरा 350। कोई दिक्कत है तो बताओ, दो नंबर हो गए 245 और 350, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर आगे आप बिल्कुल बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा आ जाओ जी 18th क्वेश्चन देखते हैं कि 18th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आप वैसे खुद कर सकते हो। पी क्यू आर 3 सिटीज है, रेशियो है पी इस टू क्यू का 11/12 और पी आर का है 9:8। उसने क्यू आर का पूछा है, उसने तो और आसान कर दिया सवाल, कह रहा है पी और क्यू का है 11/12, पी और आर का कितना है, तो पी और आर का है मेरा 9/8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कह रहा है किसका निकालना है, क्यू और आर का। कैसे आएगा, तो देखो पहले पी और क्यू और पी और आर, तो ऐसे लिख लो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझा रखा है वैसे लिख लो। ये है 9, ये है 11/12, ये है 9/8। दोनों में कॉमन क्या है, तो बाबूजी दोनों में कॉमन पी है, पी में यहाँ 11 आ रहा है तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पी में 9 आ रहा है तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 99 और 12 9 जा 108, 99 और 88, मेरे को बस पी को सेम बनाना था। उसने क्यू आर का पूछा है, क्यू आर का क्या हो जाएगा, 108 और 88, 108 और 88, इसको 2 से छोटा कर दो, तो 2 से छोटा होके आ जाएगा 54 और 44, फिर 2 से छोटा कर दो 27 और 22, इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं। सही बात है, हाँ जी सर मजा ही आ गया। आ जाओ जी, इसके बाद 19th क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अब मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20। 19th क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं जरूर कराऊंगा। 20th क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई साहब बहुत बार आ रखा है पेपर में, बहुत बार, 10 से 12 बार आ रखा है। उसने बोला P इज टू क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है P इज टू क्यू। ठीक है, आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है इसका P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है P बाय Q। ठीक है, रियल में उसने कैसे दे रखा था, उसने बोला था P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो P बाय Q है, तो सब डुप्लीकेट करने के लिए आपको उसका रूट करना पड़ा, तो ये आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू? हाँ, तो घबराओ मत, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड तो क्या होगा, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया P बाय Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q P माइनस एक्स स्क्वायर, P Q माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, QP Q एक्स स्क्वायर, PQ P एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले सारे एक तरफ कर दो, P एक्स स्क्वायर इधर आ गया, Q एक्स स्क्वायर इधर था ही, PQ माइनस QP, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना, कोई गड़बड़ कर दी मैंने, तो ये आ गया पी क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर। सही चल रहा है ना अभी तक सारा, पी क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर, यहां पर तो यही आएगा ना, पी क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर। कोई गड़बड़ कर दी तो बताओ, अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था तो यहां पर भी तो स्क्वायरिंग करवाओ ना, यार तुम बड़े नालायक हो, तुम कुछ बताते ही नहीं। ये स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो, यहाँ क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पी स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू और क्या आएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ, अब एक्स स्क्वायर वाले सारे एक तरफ करो, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर क्यू और क्यू पी स्क्वायर, यही आएगा ना, पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर पी, क्यू स्क्वायर पी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां से पी क्यू कॉमन लोगे तो आएगा पी माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पी क्यू, पी माइनस क्यू, और ये नीचे चले जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, पी क्यू
P माइनस क्यू, नीचे P माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, यहां लिखने चाहते हो तो लिख लो अलग पेन से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया, ये कट गया और आंसर आ गया पी क्यू, पी प्लस क्यू। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसने बोला था एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर बताओ। ठीक है जी, ये भी हो गया अपना। आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा करेंगे? 21 क्वेश्चन क्या बोला है? 2s3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो है तो इसका मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ठीक है, यही तो था। तो ये क्या चेंज क्यों हो रहा है? हाँ 21, 2s और 3t। उसने बोला ये डुप्लीकेट रेशियो था किसका? 2s माइनस पी का और 3t माइनस पी का। तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इसका डुप्लीकेट रेशियो है 2s3t, इसका डुप्लीकेट रेशियो था 2s3t। तो इसको सॉल्व करो, 2s3t लगाओ यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ जाओ जी लगाओ, 2s हो गया 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2s के पास क्या क्या जाएगा? 9t पी स्क्वायर माइनस 6tp। इसके पास क्या क्या जाएगा? 3t 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस में 4sp। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, आ जाओ इनको मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 18st स्क्वायर 2sp स्क्वायर 2 6 जा 12stp। कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या आएगा? 3 4 जा 12s स्क्वायर टी, 3tp स्क्वायर और 3 4 जा 12stp। तो 12stp और 12stp तो कट गया मेरा। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। 2sp स्क्वायर, पी स्क्वायर वाले एक तरफ कर दो, 3tp स्क्वायर और 12s स्क्वायर टी और इसको यहां ले आओ 18st स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 2s माइनस 3t और यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है तो बताओ 6ts को कॉमन ले लो। यहाँ 2 बचेगा, 2s बचेगा और यहाँ 3t बचेगा। 2s 3t से ये कट गया तो पी स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी आ गई मेरी 6ts। बताओ जी, कोई दिक्कत? सॉल्व करा, आगे कुछ नहीं करा। इतने बड़े तो आप हो, सॉल्व करना तो अच्छे से आता ही है। आगे बढ़े, बताओ जी क्या कहते हो? आगे बढ़े, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 25th क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बच गए आपके हवाले। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन है 7:8। अच्छा, साथ के साथ लिखते चलते हैं। आ जाओ 20 क्वेश्चन। रेशियो ऑफ स्पीड क्या है? जल्दी बताओ, रेशियो ऑफ स्पीड क्या है? 7:8। आगे बढ़े क्वेश्चन, आ जाओ। इफ सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सेकंड ट्रेन की बात बोली है उसने। कह रहा है अगर सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है इन 5 आवर्स तो इसकी स्पीड आप निकाल सकते हो या नहीं? आप बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये हो गई 400/5। तो ये कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी को स्पीड का फॉर्मूला याद ना रहे और बाकी सारे फॉर्मूले भी याद ना रहे तो एक बात देखा करो, आप स्पीड कैसे बोलते हो? आप बोलते हो 30 किलोमीटर पर आवर, आप बोलते हो 100 किलोमीटर पर आवर, आप बोलते हो 80 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे स्पीड बोलते हो। तो क्या आ रहा है? पहले आ रहा है डिस्टेंस, फिर आ रहा है पर, फिर आ रहा है टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया। कैसे फॉर्मूला बन गया? देखो डिस्टेंस आ रहा है, पहले ऊपर लिखो डिस्टेंस, फिर बीच में पर आ रहा है, पर मतलब डिवाइड, और फिर आर आ रहा है मतलब टाइम। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड 80 है तो क्या मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? इन दोनों का रेशियो था 7:8। अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड 80 है तो मैं इसको x मान लू, इसको सॉल्व कर दू। x कितना हो गया? 7 इंटू में 80 अपॉन में 8। तो यह आ गया 70। 70 आ गया मेरा x। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो सर सारा क्लियर है।
तो फर्स्ट ए के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आपके लिए हो गए होमवर्क। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूं, आ जाओ देखते हैं। मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला वेट ऑफ पर्सन, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। वेट ऑफ पर्सन इंक्रीजेस इन 8:9 के रेशो में, 8:9 के रेशो में बढ़ रहा है। इफ ओल्ड वेट, अगर ओल्ड वेट था वॉज 32 kg, अगर ओल्ड वेट था 32 kg, फाइंड न्यू वेट। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपको बोला लॉकडाउन में मेरा वेट किस रेशो में बढ़ रहा है, लॉकडाउन में मेरा वेट बढ़ रहा है 8:9 के रेशो में। तो पहले एक बात बताओ, पहले 8 था अब 9 हो गया, या पहले 9 था अब 8 हो गया? भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बढ़ ही नहीं रहा ना, बढ़ तो ये वाला रहा है। तो मैं बोलूंगा पहले 8 था और अब मेरा 9 हो गया, है ना, तभी तो बढ़ रहा है ना। मतलब एक तरीके से पहले 80 था अब 90 हो गया। तो उसने बोला अगर पहले 32 था तो अब क्या होगा, मतलब रेशो है 8/9, ठीक है। 8 है पहले वाला, 8 क्या था पहले वाला, और 9 क्या है जो बाद में हुआ होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है। पहले वाला मैंने आपको बता दिया 32, तो 9th वाला क्या हो जाएगा, 9th वाला मेरा x हो जाएगा, है ना। तो बाद वाला वेट कितना हो गया, x को उधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 32/8 इंटू में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसे समझ लो आप। 8x इक्वल टू 9 इंटू 32, तो x हो गया मेरा 9 इंटू 32/8, मतलब 36। मतलब मेरा न्यू वेट कितना हो गया, तो भाई मेरा न्यू वेट हो गया है 36। बताओ जी, कोई दिक्कत? तो आपको बस ये देखना है ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा। जैसे पहले वाला वेट ये था तभी तो इंक्रीज होके 9 हुआ, और पहले वाला वेट मेरे को दे रखा है 32, तो ये वाला x मान लिया और इस हिसाब से मैंने कर दिया। बताओ जी, क्या आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई आज की क्लास की? सर सारी चीजें क्लियर हो गई, एक ना क्विक रिवीजन करा दो। मैंने कहा आज हो जी क्विक रिवीजन करते हैं ऊपर से आज की क्लास में मैंने जो जो भी बातें आपके साथ पढ़ी, ठीक है। आधी रिवीजन तो कर चुका था ना, या आज दोबारा से देख लेते हैं एक बार। आओ जी, रेशो क्या होता है, रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटी। फाइंड रेशो ऑफ 100 एंड 150 निकाल सकता हूं, इनका निकाल सकता हूं, ये सेम में नहीं है तो नहीं निकलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशो, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशो, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशो, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ ओरिजिनल रेशो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये आ गई उसकी समरी, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड का क्वेश्चन करा, यहां पर एंड वाले की वजह से अच्छी खासी बातें हो गई। आगे बढ़ू, ग्रेटर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी। वन है तो इक्वालिटी, ये ग्रेटर, वन से छोटी है तो लेसर। इंटीजर में होगा तो कमेंचरेबल, नॉन इंटीजरल में होगा तो इनकमेंचरेबल। कंटिन्यू रेशो A:B:C, दो क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लिए, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशो में जाना है तो कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मतलब हटाओ, एलिमिनेट का मतलब यहां लिख लो हटाओ, ठीक है। और रेशो से ओरिजिनल क्वांटिटी पे आना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये उसके ऊपर हमने एक अच्छा सवाल करा पूरा सॉल्व करा अच्छे से। फिर 1A के यहां लिख लो, रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन आर होमवर्क, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं और नहीं होंगे तो मेरे से पूछने हैं। रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन होमवर्क, मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन की अच्छी खासी चर्चा कर दी, 12वां कर दिया, 13th कर दिया, 14th कर दिया, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 16th कर दिया, 17th कर दिया हमने, 18th आपके साथ कर दिया, 20th क्वेश्चन हमने आपके साथ कर दिया, और हमने 21st क्वेश्चन भी आपके साथ कर दिया। अच्छा ये 20 नहीं था ना, लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर था 25, लास्ट क्वेश्चन 25 है ना, एक बार चेक कर लूं, 25 है जी, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन 25। और फिर हमने करा एक अपने साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि ओल्ड वेट हो तो ऐसे होगा, न्यू वेट हो तो ऐसे होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में नया वेट दे रखा होता, मान लो यहाँ नया वेट दे रखा होता, तब मैं क्या करता, तब मैं बोलता 8, सॉरी इससे लिखता हूं 8/9। अगर मेरे को नया वेट दे रखा होता 36, तो वो नए के सामने आ जाता और ये x हो जाता, तो ये मेरा निकल कर आ जाता 32 कैलकुलेशन से, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने रेशो की अच्छी खासी चर्चा आप लोगों के साथ करी है।
तो इस चीजों को आप समझते हुए चलोगे, सारे के सारे डाउट लेकर अपने चलोगे, जो डाउट होंगे मेरे से पूछना, और फर्स्ट ए एक्सरसाइज पूरी की पूरी करके रखना। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, अपना ध्यान रखिए और मस्त अपनी पढ़ाई करिए। बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।